तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमडीसी पेपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में। ठीक है, एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी एमडीसी पेपर में इसको रखा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 25, 29, 22, 26 और आने वाले सभी स्टूडेंट का ये काम देगा। ठीक है, पेपर का नाम क्या है? एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है एमडीसी का। और पेपर का नाम है एमडीसी में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, हेल्थ एजुकेशन मतलब स्वास्थ्य शिक्षा, यानी कि पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। भैया ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है? ग्रेजुएशन पास करने के लिए, वो तो बात है, लेकिन मेन टारगेट है इसका कि आप खुद, हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे कुपोषित जन्म लेते हैं। बचपन में देखिएगा बहुत सारा पतला पतला बच्चा होता है, उसको सही से पोषण नहीं मिल पाता है, वो हेल्थ के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं। ठीक है, शुगर कितना रेंज होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कितना रेंज होना चाहिए, एक सही आइडियल वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, व्यक्ति का बीपी कितना होना चाहिए, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें गाँव का आदमी भी नहीं जानता है। ठीक है, तो इसी को शिक्षित रूप में, ताकि पानी से कौन सा रोग फैलता है, इससे क्या रोग फैलता है, ठीक है, हवा से क्या फैलता है, ये सब जानकारी आप में होनी चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए इस सब्जेक्ट को रखा गया है। तो ये सेमेस्टर 2 के अंतर्गत इसका मैं 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। आज केवल हम लोग 1 मार्क्स वाले करेंगे, ठीक, और फिर पहले सिलेबस देखेंगे और 1 मार्क्स वाले करेंगे। फिर पार्ट 2 में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप और पार्ट 3 में लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्ले स्टोर में भी मिलेगा। ठीक, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और बीच में बता दूंगा और एक बार। चलिए, तो 60 रुपये में ज्ञान सागर ऐप में 4 साल का कोर्स दिया जाता है, कंप्लीट ग्रेजुएशन का कोर्स सिर्फ 60 रुपये में। टॉपिक का नाम क्या है? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन। ओके ओके, ये पेपर कितने मार्क्स का रहेगा भैया? 75 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव आएगा ये पेपर। ठीक है, लिखने वाला आएगा, 3 घंटा समय मिलेगा और 30 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। यह कई यूनिट में बटा हुआ है। पहला यूनिट है आपका फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजॉर्डर। ठीक है, यानी कि आपका पोषण से संबंधित जानकारी, इसमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है पोषण की कमी से। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कमी, इन सब के बारे में जानेंगे। एमिनो एसिड की कमी, लिपिड जो होता है, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन और बहुत सारे ब्लाइंडनेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर यूनिट 2 आ जाता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, डाइटरी नीड, यानी कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए, एनर्जी और ये जो हमें मिलता है ये सब कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, यूनिट 3 है आपका फूड सेफ्टी। ठीक है, फर्मेंटेशन एंड क्वालिटी एजेंसीज, कि भारत में जो फूड सेफ्टी क्वालिटीज़ है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत में खाना को देखने का काम करती है कि सही रूप से खाना तैयार हो रहा है या नहीं, गंदा खाना तो नहीं बन रहा है, लेकिन नाम मात्र का ये काम नहीं करती है। आजकल सभी चीज़ें करप्ट हो गई, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। ठीक है, हालांकि ये एक स्टैंडर्ड क्वालिटी माना जाता है। तो सब के बारे में हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। चलिए, आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? दरअसल ये पेपर पूरा का पूरा बायोलॉजी बेस्ड है, बायोलॉजी, और पूरा का पूरा हम लोग इसमें हेल्थ के बारे में जानेंगे, स्वास्थ्य और बीमारी अलग अलग, और विटामिन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जब हम लोग भात खाते हैं, भात खाते हैं ना आप लोग, रोटी खाते हैं, तो ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट उससे मिलता है। आलू से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मैक्सिमम चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर का ईंधन कहा जाता है। मानव शरीर का ईंधन कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक प्रमुख ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। इसका मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। क्या काम है? मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रमुख ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, यानी कि हमें एनर्जी देता है। जब हम इसे खाते हैं तो हमारे शरीर में ताकत आती है। ठीक है, और उसका मुख्य काम क्या है? शरीर को ताकत देना, ऊर्जा देना। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो हमारे शरीर में ताकत लाता है। ताकत मतलब ऊर्जा, एनर्जी।
ओके। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य वर्ग कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट 3 फॉर्म में पाया जाता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मतलब कार्बोहाइड्रेट का 3 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। एक होता है मोनोसेकेराइड का कार्बोहाइड्रेट, एक होता है डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, एक होता है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। कुछ चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमें डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कुछ में हमें मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कुछ में हमें क्या मिलता है? डाइसेकेराइड मिलता है, पॉलीसेकेराइड मिलता है। समझे? चलिए नेक्स्ट, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिए। पहला चीज़ कि कार्बोहाइड्रेट मनुष्य शरीर का ईंधन है और इसको खाने से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलता है भैया? तो देखिए, जिन चीज़ों से हमें एनर्जी ज़्यादा मिलता है, जैसे कुछ चीज़ों का ही मैं नाम बताता हूँ। चावल, ठीक, चावल मतलब भात, ठीक, गेहूँ, ठीक, और बताइए आलू, ठीक, और 3 चीज़ याद रखिए, चावल, गेहूँ और ये आलू, ये इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। 3 को मेजर चीज़, सबका 3 को एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज हम लोग पीते हैं, कब पीते हैं? गर्मी के दिनों में पीते हैं अक्सर। लेकिन ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो ग्लूकोज जो है ना, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। व्हाट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये मोनोसेकेराइड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो चावल, गेहूँ मैंने बता दिया है, ठीक, के प्रमुख खाद्य स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त आलू में भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मक्का यानी कि जोंधरा खाते हैं हम लोग, ठीक है। भुट्टा भी कोई कोई बोलता है, कोई जोंधरा बोलता है, कोई मकई बोलते हैं, कोई जोनहार बोलते हैं। तो ये सब आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या मिलता है? शरीर में ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन खाने से क्या मिलता है हमें? तो प्रोटीन खाने से हमारा शरीर बढ़ता है, ठीक है। प्रोटीन शरीर का प्रमुख संरचनात्मक और क्रियात्मक पोषक तत्व है जो मुख्यतः अमीनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन जो है 20 अमीनो एसिड से बना होता है। आप लोग के सामने अगर कॉपी पेन है तो नोट डाउन करते चलिएगा। प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से बनता है? 20। प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बनता है, ठीक है, अमीनो अम्लों से बनता है। नेक्स्ट, प्रोटीन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन, सॉरी, पोषण की दृष्टि से प्रोटीन को मुख्यतः पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट और इनकम्प्लीट और आंशिक प्रोटीन, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन और आंशिक प्रोटीन, ये 3 भागों में प्रोटीन को बांटा गया है, ठीक। नेक्स्ट, प्रोटीन के 2 मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो मेजर सोर्स है प्रोटीन का 2, ठीक। मतलब प्रोटीन हमें किससे मिलता है? सिंपल सा, देखिए, प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर को बनाने का काम करता है, हमारे शरीर को मसल्स बनाता है। क्या करता है? हमारे शरीर की मांसपेशियों को, मसल्स को बनाता है। बोला नहीं नहीं, मतलब पूरे बॉडी का मांसपेशी को बनाता है। केवल बीम बनाने के, जिम जाने वाला प्रोटीन प्रोटीन पाउडर पीता है ना, इस तरह से जिम बनाएंगे। मेरा बॉडी वॉडी उतना नहीं यार, वो नॉर्मल आदमी के नॉर्मल ही ठीक है ना। हम लोग जिम नहीं, हम लोग योगा करेंगे। चलिए, तो प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर में मसल्स को बनाता है, मांसपेशियों को बनाता है, ठीक है। और प्रोटीन किससे मिलता है हमें? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा आपका शाकाहारी चीज़ में, सोयाबरी। सोयाबरी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, ठीक है, सोयाबीन का बरी। तो सोयाबीन बरी खाइए। और अगर आप यदि शाकाहार मतलब मीट मछली भी चलता है तो सबसे ज़्यादा आपको मांस में मिलेगा प्रोटीन। किसके मांस में? भेड़ के मांस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। नहीं नहीं, चलिए, भेड़ बहुत कम लोग खाता है। फिर जितना भी मांस है आपका, ये खस्सी खाते हैं, चाहे पठियर खाते हैं, चाहे पांठा खाते हैं। पांठा खाते हैं ना अक्सर, जब बकरा बलि होता है तो पांठा का मीट खाते हैं आप लोग, ठीक है। मुर्गा, मुर्गा ये पोल्ट्री फार्म मुर्गा मत खाइएगा, उससे आपको बीमारी होता है, उससे प्रोटीन वगैरह नहीं मिलता है, बीमारी होता है केवल। क्योंकि जो मुर्गा होता है ना, 2 महीने में 2 किलो, नहीं नहीं नहीं, 1 महीने में 2 किलो, 1 महीने में जो 2 किलो बना, वो मुर्गा क्या खाया? वो तो केवल दाना खाता है और इंजेक्शन। दाना और इंजेक्शन, कुछ भी नेचुरल खा रहा है? नहीं खा रहा है। तो वो जब दाना और इंजेक्शन खा के ही बड़ा हुआ है तो आपके बॉडी में भी वही जाएगा, ठीक है। तो मुर्गा मत खाइए। इससे मुर्गा खाने से क्या होता है? गर्ल्स में इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, ठीक है।
मैं यहाँ पे एक टीचर हूँ तो खुल के बात करूँगा। और बॉयज़ में क्या होता है ये आपको बाद में पता चलता है कि आप में जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाता है और आप में एंटीबायोटिक काम नहीं करने लगता है। मतलब जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपको जो दवा खाएंगे तो दवा काम ही नहीं करेगा, फिर दवा डॉक्टर दूसरा दवा लिखेगा उससे ज़्यादा पावर का दवा। क्यों? क्योंकि वो जो इंजेक्शन गया था ना मुर्गे के इंजेक्शन, वो आपने ऑलरेडी ले चुका है। आपने कभी बिना मतलब का आप दवा खाते हैं? नहीं खाते हैं। लेकिन इंजेक्शन जो दिया गया मुर्गे में वो बिना मतलब का एंटीबायोटिक आपके बॉडी में आ गया, ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ेगा बॉडी को वो दवा की, तब आपको वो दवा काम नहीं करेगा। इसलिए मुर्गा मत खाइए। मैं भी खाता था, छोड़ दिया हूँ, ठीक है। चलिए, तो प्रोटीन समझ लिए। प्रोटीन किससे मिलता है हमें? दूध, अंडा और सोयाबीन बरी और दाल। दाल भी बहुत बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, माफ़ कीजिएगा मैं भूल गया। दाल और सोयाबीन बरी दो बहुत बड़ा सोर्स है शाकाहारी में। मांस, मछली, सोयाबीन बरी, मेवे, इन सब में प्रोटीन का सोर्स है। समझ लिए। प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलके बनता है? 20 अमीनो एसिड से मिलके बनता है, ठीक है। और प्रोटीन क्या करता है? तो प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों को बढ़ाता है, मांसपेशी बनाता है, शरीर को बनाने का काम करता है, ठीक है। अमीनो अम्ल के मूल निर्माण खंड विभिन्न अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनते हैं। कितने अमीनो अम्ल? अभी मैंने बताया अमीनो अम्ल 20 अमीनो अम्ल, इंग्लिश में अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। और इन 20 में से ये जो 20 गो अमीनो अम्ल है ना, इसमें से 8 ही हम बाहर से लेते हैं, 12 गो अमीनो अम्ल हमारा शरीर खुद बनाता है। 8 गो अमीनो एसिड हम बाहर से लेते हैं, मतलब जो प्रोटीन हम खाते हैं उससे अमीनो एसिड बनता है, और वो अमीनो एसिड जाके फिर पूरा 20 गो बनता है अमीनो एसिड, तब जाके प्रोटीन बनता है, ठीक है। ओके ओके, यानी कि प्रोटीन भी जो बनता है वो अमीनो एसिड से बनता है, समझे। जैसे ये प्रोटीन है, प्रोटीन ये 20 गो अमीनो एसिड का मिश्रण है, तब जाके ये प्रोटीन कहलाएगा। 8 गो अमीनो एसिड बाहर से लेते हैं, ठीक, यानी कि मीट से ले लिए, चाहे सोयाबीन बरी खाएं चाहे दाल खाएं, तो 8 गो आपको अमीनो एसिड आया, और 12 गो हमारा शरीर खुद बनाएगा, तब जाके 20 गो अमीनो एसिड बना, तब ये प्रोटीन कहलाया, समझे। अकेले ये प्रोटीन नहीं कहलाएगा। चलिए, इतना डीप साइंस समझ लीजिएगा आप लोग यार। हालांकि मैं खुद आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा साइंस को, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था ना उस टाइम पे बहुत अच्छे से पूरा का पूरा रिमाइंडर का बुक ख़त्म कर दिया था साइंस का। नेक्स्ट है आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है? तो इसेंशियल अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वयं नहीं बना सकता। कितने हम नहीं बनाएंगे? 8 गो अमीनो एसिड हम नहीं बना पाएंगे, जिन्हें भोजन से प्राप्त करना आवश्यक होता है, इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, समझे। तो आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है? वे 8 अमीनो अम्ल जो शरीर बाहर से लेता है, और 12 को हमारा शरीर खुद बनाता है, ठीक है। तो 8 को ये जो अमीनो अम्ल है जो बाहर से लेता है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट आता है लिपिड। लिपिड क्या होता है? आपने नाम सुना होगा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जिसको HDL और LDL कहा जाता है, HDL LDL अरे यार HDL LDL। आपने सुना है कि भाई ज़्यादा तेल मत खाओ, ज़्यादा तेल का सामान मत खाओ, चर्बी बढ़ जाता है, इसमें वसा रहता है इसमें। तो ये वसा क्या है? चर्बी क्या है? कुछ नहीं है, ज़्यादा तेल जो होता है उसी को चर्बी बोलते हैं, उसी को लिपिड बोलते हैं, उसी को वसा बोलते हैं, ठीक है, समझे। चलिए, अब इसका काम क्या होता है समझते हैं। तो लिपिड क्या है? लिपिड वसा, वसा मतलब तेल, ठीक है। लिपिड यानी कि वसा यानी कि तेल संबंधी पोषक पदार्थों का समूह है जो ऊर्जा का सघन स्रोत है, शरीर में ऊर्जा संचय तथा कोशिकीय संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। यानी कि ये वसा संबंधित पोषक पदार्थ का समूह है जो ऊर्जा का सघन स्रोत है और शरीर में ऊर्जा संचय और कोशिकाओं की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब लिपिड तो हमारे शरीर में होना चाहिए, लेकिन एक मात्रा में, उससे ज़्यादा होगा तब ये हानिकारक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा और तेल में क्या अंतर है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल, ठीक है। तो सामान्य कमरे के तापमान पर वसा ठोस और तेल द्रव अवस्था में रहता है। अब बोलिएगा भैया इसमें अंतर बताइए। जो जब आप वसा को रखिएगा ना बाहर में तो वो जम जाएगा, और जो तेल रहेगा वो नहीं जम जाएगा, लेकिन दोनों का दोनों ही तेल है, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण बताइए। आपने कभी खस्सी का मीट देखा होगा, या पाठा का, या पठियर का मीट देखे होंगे, तो वो तेल होता है, ठीक है। जो लोग खाएं उनको मालूम है। तेल जो रहता है जब गरम गरम रहेगा ना, तब वो पूरा तेल लुब लुब रहेगा,
ठीक है। और जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, जैसे वो जो आप सब्जी बनाए हैं, मीट बनाए हैं, वो ठंडा हो जाएगा तो देखिएगा तेल जो है, चर्बी वो जम जाता है, पूरा टाइट हो जाता है। तो यही है, वो जो है वो फैट है। वो जो आप खा रहे हैं तेल, खस्सी का या बकरे का या पठियर का, जो भी खा रहे हैं, वो तेल क्या है, वो आपका फैट है। और ये तेल जैसे सरसों का तेल है, कड़वा तेल, वो नहीं जमेगा। समझ गए? तो तेल और वसा में अंतर। और एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। आपने सुना डालडा? डालडा को जब गर्म कीजिएगा ना, तो क्या हो जाता है, वो पूरा एकदम तेल जैसा बन जाता है। लेकिन जैसे ही उसको छोड़ दीजिएगा नॉर्मल टेम्परेचर में, तो वो क्या हो जाता है, जाम हो जाता है, एकदम टाइट डालडा ठो, है ना। तो डालडा वो क्या है, वो फैट है, समझे। तो डालडा और तेल में क्या अंतर है? दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। यही अंतर है कि जो, सॉरी, डालडा और तेल में बोलते हैं, वसा और तेल में क्या अंतर है? तो वसा जो है कमरे के ताप में जम जाता है, जबकि ये आपका तेल नहीं जमता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा फैट की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि जो दुकान में जो भी चीज़ें बनता है वो क्या रिफाइन से बनता है? सब नहीं, डालडा से बनता है मैक्सिमम चीज़ें। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ यार, हर कोई बोलता है कि बाहर का सामान कम खाओ। ठीक है, एनर्जी आएगा, ताकत आएगा, वो आपको बाद में फ़र्क पड़ेगा। चलिए, अब आ जाता है कोलेस्ट्रोल क्या है। कोलेस्ट्रोल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रोल एक क्या है, सेट्रोल प्रकार का लिपिड है। लिपिड मतलब वही एक तेल है, ठीक है, यानी कि वसा है, जो शरीर में कोशिका झिल्ली तथा कुछ हार्मोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रोल। फैट एसिड क्या है? फैट एसिड क्या होता है? फैटी एसिड। फैटी मतलब नहीं लगता है मोटा, फैटी हम लोग बोलते हैं ना मोटा, फैटी। तो फैटी एसिड वसा, वसा मतलब वही जो जम जाता है सामान्य तापमान पे, तेल। फैटी एसिड वसा और तेलों के प्रमुख घटक हैं। ये मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बनिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं विटामिन। विटामिन क्या होता है? विटामिन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में। विटामिन, विटामिन शरीर के सामान्य विकास, चयापचय और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। विटामिन क्या है? तो विटामिन से हमें क्या मिलता है? हमें हमारे जो बॉडी में हार्मोन होते हैं, खाना पचता है और बॉडी में एनर्जी आता है, बहुत सारी चीज़ें विटामिन का काम करती हैं। तो सिंपल लिखिएगा, विटामिन मानव शरीर के विकास, चयापचय और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ठीक है, विटामिन के बिना शरीर, या किसी भी खाद्य पदार्थ के बिना शरीर जो है सही रूप से काम नहीं करता है। करता है लेकिन सही रूप से काम नहीं करता है। जैसे मुझे विटामिन B12 की कमी हो गई थी। विटामिन B12 की कमी आजकल नॉर्मल हो गया है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, माथा दर्द करेगा, ठीक है, और पेट अच्छा से, मतलब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और नींद आपको सही से नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको कमजोरी कमजोरी फील होता है। हम चेक कराएं विटामिन सब, तो पता चला कि मेरा विटामिन D कम था थोड़ा सा, और विटामिन B12 कम था। तो मैंने फिर विटामिन B12 का टेबलेट, वो देखे होंगे लाल लाल पत्ता में आता है एक, नीरोवाइन फोर्ड, तो वो एक एक टेबलेट खाया, तो फिर विटामिन B12 का थोड़ा थोड़ा बढ़ गया लेवल। ठीक है, तो आजकल का जो खाना है उससे हमें विटामिन B12 भी नहीं मिल रहा है। ओके, तो विटामिन के कारण हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए विटामिन अलग अलग पदार्थ खाना चाहिए, केवल एक ही को सामान मत खाइए। ठीक है, और साल में एक बार मल्टीविटामिन, साल में एक बार मल्टीविटामिन खाना चाहिए। मल्टीविटामिन के लिए अगर आप टेबलेट ना खाते हो, मैं ये आराम से बात बताता हूँ, साल में 15 दिन, कम से कम 15 दिन या 1 महीना आपको पपीता खाना चाहिए। ठीक है, 15 से 1 महीना तक पपीता खाना चाहिए। लगातार नहीं, छोड़ छोड़ के खाइए। 1 सप्ताह में, 3 दिन में, 2 दिन में पपीता खाना चाहिए, वो आपका मल्टीविटामिन है। ठीक है, क्योंकि पपीता एक ऐसा पदार्थ है, पपीता ही एक ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन मौजूद हैं, सभी ऑल टोटल विटामिन पपीता में मौजूद है। ठीक है, आयरन का शरीर में क्या महत्व है? आयरन, जिसको हम लोग लोहा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, आयरन टेबलेट मिल रहा है। अक्सर देखिएगा कि घर में सहिया लोग आयरन टेबलेट बांटती है। तो आयरन टेबलेट क्या बढ़ाता है? लोहा जो है ये खून बढ़ाता है, शरीर में खून बढ़ाता है। खून को वैज्ञानिक भाषा में हीमोग्लोबिन कहते हैं। डॉक्टर लोग खून नहीं बोलेगा, हीमोग्लोबिन बोलेगा। ठीक है, कि हीमोग्लोबिन कितना है, तो ये मैं अभी बता दूंगा। आयरन, जिसको हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, खनिज
और शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए आयरन टेबलेट खाने से क्या होता है, शरीर में खून की कमी बढ़ती है, कमी जो है वो बढ़ जाती है। गर्ल्स में आयरन की मैं मात्रा बता रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन जो रहेगा गर्ल्स में 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। HB परसेंट शॉर्ट में बोलते हैं हीमोग्लोबिन को। अगर आप चेक कराइएगा, अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से ज़्यादा है तो सही है गर्ल्स में। बॉयज़ में अगर आपका हीमोग्लोबिन 14 ग्राम से ज़्यादा है तो आपका सही है। अच्छा, कितना ज़्यादा? 12 से होना चाहिए, 12 से गर्ल्स का 15 के बीच में होना चाहिए हीमोग्लोबिन, या मैक्सिमम 16। 12 से 16 ग्राम के बीच में अगर गर्ल्स का हीमोग्लोबिन है तो बहुत अच्छा है, 16 से पार नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और 14 से 17.5 ग्राम के बीच में होना चाहिए बॉयज़ का हीमोग्लोबिन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 17.5 से ज़्यादा। ठीक है, चलिए, ज़्यादा हो जाएगा उसमें भी खतरा है, ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो फिर वो ब्रेन हेमरेज कर जाता है, फिर पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा होना भी खतरा है, कम होना भी खतरा है। संतुलन, संतुलन का नाम ही ज़िंदगी है। ठीक है, आका डारा खा लीजिएगा, और मतलब नहीं देखते हैं पार्टी सब में बहुत ज़्यादा खा लिए तब भी खराबी, बहुत कम खाएंगे खाना तो भी खराबी, बहुत ज़्यादा सोएंगे तो भी खराबी, बहुत कम सोएंगे तो भी खराबी। इसलिए उचित मात्रा में करो कुछ भी चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट, जिंक का प्रमुख कार्य क्या है? जिंक, जिंक ये क्या होता है? तो जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली वृद्धि, विकास, घाव को भरने और अनेक एंजाइम की क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिंक। ठीक है, जिंक क्या करता है? तो हमारा एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, विकास करता है, घाव को भरने के लिए एंजाइम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जिंक। नेक्स्ट, कैल्शियम का प्रमुख काम क्या है? कैल्शियम जो हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करने का काम करता है और तंत्रिका तंत्र की सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक है। कैल्शियम किस में मिलता है भैया? तो कैल्शियम सेब में मिलता है, केला में मिलता है, जिंक भी केला में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला जाता है फॉस्फोरस का क्या महत्व है? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हड्डियों और दांतों के निर्माण तथा ATP और DNA जैसी महत्वपूर्ण जैविक संरचनाओं में भूमिका निभाता है। फॉस्फोरस क्या करता है? देखिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों भाई है, जुड़वा भाई बोल सकते हैं। कैल्शियम है बड़ा भाई और फॉस्फोरस है छोटा भाई। कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या करता है? तो कैल्शियम क्या करता है, ये हड्डी और दांतों को, ठीक है, और मांसपेशी तंत्रिका को मजबूत बनाने का काम करता है। फॉस्फोरस भी वही करता है, फॉस्फोरस भी हड्डी, दांतों और जो हमारी मांसपेशियां, तंत्रिका, ये सबको मजबूत बनाता है और ATP और DNA जैसी महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, सेलेनियम क्या है? सेलेनियम, सेलेनियम एक आवश्यक सूक्ष्म खनिज है जो शरीर की एंटीऑक्सीडेंट, रक्षा प्रणाली और थायराइड क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेलेनियम, जरूरी नहीं कि सभी की चीज़ों के बारे में आप याद रखें, लेकिन हाँ लिख लें सभी की चीज़ों के बारे में एक बार। नेक्स्ट है पाचन एंजाइम क्या है? पाचन एंजाइम, हम लोग बोलते हैं यार खाना सही से पचता नहीं है, तो पाचन एंजाइम वे जैविक उत्प्रेरक हैं जो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे और टुकड़े करके अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ने में सहायता करता है, जिससे खाना आसानी से पचता है। अगर ये पाचन एंजाइम सही से काम नहीं करेंगे, खाना छोटा छोटा नहीं होगा, फिर खाना पचेगा नहीं आपका। ठीक है, तो ये पाचन एंजाइम का काम है। नेक्स्ट, अगला जाता है इमाइलेज क्या करता है? इमाइलेज, तो एमाइलेज एक पाचन एंजाइम है जो स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। किसके पाचन में सहायता करता है? स्टार्च। स्टार्च किससे प्राप्त होता है भैया? किसको खाने से? तो कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ को खाने से स्टार्च प्राप्त होता है। नेक्स्ट, एनीमिया क्या है? एनीमिया, तो एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता सामान्य से कम होती है, आयरन की कमी होता है। इसका एक सामान्य पोषण संबंधी कारण है। इसको आम भाषा में समझाइए भैया। एनीमिया क्या है? खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। अगर किसी महिला में 10 ग्राम से कम खून है तो उसको एनीमिया कहते हैं, एनीमिया का लक्षण है। 9 ग्राम है, 8 ग्राम है, तो ये एनीमिया का लक्षण है। बॉयज़ में अगर किसी बॉयज़ का खून, ठीक है, 11 ग्राम से कम है, किसी बॉयज़ का खून अगर 11 ग्राम से कम है, ठीक है, या बोलेंगे कि 12 ग्राम से कम है, अगर किसी बॉयज़ का खून 12 ग्राम से कम है तो उसको एनीमिया बोलेंगे। ठीक है, बॉयज़ में 12 ग्राम से कम है तो एनीमिया, गर्ल्स में 10 ग्राम से कम है तो एनीमिया। ठीक है,
मेरा हीमोग्लोबिन कितना है, 15 ग्राम 16 ग्राम इसी तरह रहता है मेरा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़, उम्र के साथ साथ खून कम होने लगता है बॉडी का, ठीक है। क्वास्कियोर क्या है, क्वास्कियोर, तो क्वास्कियोर एक गंभीर प्रोटीन की कमी है। इसमें कुपोषण की स्थिति है जिसमें विशेष रूप से बच्चों में सूजन दिखाई दे देता है, ठीक है। इसलिए प्रोटीन खाना चाहिए, दाल खाइए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, ऐसा नहीं कि डेली प्रोटीन ही खाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मेरामस क्या है, मेरामस ये क्या होता है, ये भी आपका एक, ये मेरामस गंभीर ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण है जिसमें शरीर का वजन और वसा में काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। वजन घटने लगेगा और आपको बॉडी एनर्जी नहीं मिलेगा, चलने का ताकत नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अस्कर्वी, ये अस्कर्वी रोग होता है जो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इसके प्रमुख लक्षण है मसूड़ों में रक्तस्राव, घाव भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अस्कर्वी रोग हो जाएगा, तो यानी कि विटामिन सी का आपका कमी है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में मिलता है भैया, ये बता दीजिए। विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको खट्टे फलों में, जैसे आंवला हो गया, ठीक, और आमड़ा हो गया, आमड़ा खाए हैं, आमड़ा का अचार बनता है यार, और संतरा हो गया, ठीक है। इसी ये क्या बोलते हैं यार, टेमरस यानी कि अमरूद, अमरूद में बहुत ज़्यादा आपका ये मिलता है विटामिन सी, ठीक है। हम लोग गाँव घर में टेमरस बोलते हैं उसको, चोरी करने जाते थे बचपन में, और ये बोरी टेमरस चोरी हो। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी अगर हो जाएंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगा, और क्या होगा, आपको ताकत नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका मतलब मूड चेंज होगा, ठीक है, अजीब अजीब लगेगा, घबराहट लगेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, ये सब मुझे हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और नर्व सिस्टम अजीब लगेगा, मतलब बता नहीं सकते, वैसा वैसा फीलिंग होगा आपको विटामिन डी और B12 की कमी से। इसलिए धूप में खड़ा होइए, और पॉसिबल हो तो तालाब में नहाने जाइए, क्योंकि तालाब में अगर आप नहाने जाते हैं तो आपके पूरे बॉडी पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है। तो तालाब में जब नहाने जाते हैं तो पूरे बॉडी में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो ऐसे भी आपको विटामिन डी का कमी नहीं होगा। क्योंकि मैं रांची में रहने लगा ना, तो रांची में रह के बाथरूम में नहाएंगे तो कहाँ से सूर्य का प्रकाश मिलेगा इसलिए विटामिन डी का कमी हो गया है 1 साल में ही हमको। नेक्स्ट, ऑस्टियोपाइरोसिस क्या है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक अध्ययन में पता चला है कि भारत में 80% लोगों में विटामिन B12 की कमी है, और 60% लोगों में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी 60% लोगों में, और विटामिन B12 80% लोगों में कमी है। ये महामारी की तरह पूरे भारत में फैल गया है। इसका रीज़न क्या है कि आजकल का खान पान, ठीक है, इसी कारण ये विटामिन की कमी हो रही है सबसे ज़्यादा। चलिए, नेक्स्ट है ऑस्टियोपाइरोसिस क्या है। ऑस्टियोपाइरोसिस ये क्या होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, इसमें भी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। बोन डेंसिटी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसमें फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। आदमी थोड़ा सा अगर कहीं से गिरेगा तो हाथ पैर टूटने का डर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। इसमें मुख्यतः क्या हो जाता है, तो डर्मिटाइटिस, ठीक है, या फिर आपका डेमेंटिया या डायरिया जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। ये बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। अब मैं सभी विटामिन का रासायनिक नाम बता दे रहा हूँ और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा विटामिन खत्म होता है लगभग। अब मैं आपको सभी विटामिन के नाम बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, विटामिन A मैं नाम बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा यार, मैं लिखूँगा कितना। विटामिन A, इसको रेटिनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, विटामिन A। इसकी कमी से हमें आँखों में रोशनी की कमी होती है, ठीक है, रतौंधी होती है। और यह कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा विटामिन है, गाजर में मिलेगा, गाजर, ठीक। चलिए, विटामिन B, आप बोलेगा भैया ये आपको ज़रूरत है, अरे भाई ये मैं इसलिए पहनता हूँ ताकि
जब हम ऑनलाइन क्लास करते हैं इसलिए मैं चश्मा पहनता हूँ, नहीं तो मुझे चश्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, मुझे आँख में वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। विटामिन बी, विटामिन बी में विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। B12, B1, B2, B3, B5, B7, B8, B9, B12 इसमें मिला हुआ है। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है क्योंकि विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन, ठीक है। तो विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन, B12 को कहा जाता है साइनोकोबाल्मिन। क्या कहा जाता है? साइनोकोबाल्मिन। दो ही को याद रखिए, B1 थायमिन, B12 साइनोकोबाल्मिन। और भी होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B7 होता है, ठीक है। तो विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन और B12 को बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी किस में मिलेगा? तो विटामिन बी अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि B12 की कमी होगी तो लीवर खाना होगा, जैसे कि मछली का आप देखें जो आंतड़ी रहता है मछली का लीवर, ठीक है, आंत, और अंडा, मछली, इसमें आपको B12 मिलेगा। और बी जनरली आपको टमाटर में मिलता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बी के बाद विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे वाले पदार्थों में मिलता है। इसको रासायनिक नाम होता है साइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? साइट्रिक अम्ल, ठीक, साइट्रिक या सिट्रिक, ओके। इसकी कमी से क्या होता है? तो रक्त में बॉडी में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और दांत से खून आना, ठीक, मसूड़ों से खून आना, ये सब इसका लक्षण है। विटामिन डी, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं विटामिन डी को? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। इससे क्या होता है? हड्डियां कमजोर होती हैं, सूखा रोग होता है, ठीक है। कमी कैसे सुधारना होगा? तो विटामिन डी के लिए आता है कैप्सूल, ठीक है, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का। और अगर आप सिंपल जनरली खाना खा के सुधारना चाहते हैं तो आपको सूर्य का प्रकाश में डेली 10 मिनट रहना चाहिए, ठीक है। सुबह 8 से 10 बजे का, मतलब 10 बजे तक, 8 बजे तक का जो धूप होता है, 8, 9, 10 बजे तक का, उसी के 10 बजे के बाद का धूप में काम नहीं देगा, ठीक। चलिए, विटामिन ई, विटामिन ई को बोलते हैं टैकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टैकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, ठीक है। तो अगर आप में विटामिन ई की कमी है तो बांझपन हो सकता है। इसके लिए क्या खाएंगे भैया? तो इसके लिए मुझे याद नहीं क्या खाना है। विटामिन के से होता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, हाँ, ये इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से फाइलोक्विनोन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगर कहीं पे कट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, तुरंत रुकेगा नहीं ब्लड, ठीक है। तो ये विटामिन के की कमी से होती है और इसका जनरली आपको मेडिसिन लेना पड़ता है। हालांकि टमाटर खाने से थोड़ा बहुत विटामिन के मिलता है, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा एक ऐसा बताइए जिसमें सब विटामिन है, तो पपीता खाओ, टिपा, पेपे, पेपे खा भी और सब विटामिन मिल, ठीक है। तो पेपे खाइए, टिपा खाइए। पेपे बोला जाता है बंगला में, टिपा बोलते हैं खोरठा में, और पपीता बोलते हैं हिंदी में, पपाया बोलते हैं इंग्लिश में। जो खाना है खाइए, ठीक है। सप्ताह में कम से कम एक दिन खाना ही चाहिए पपीता। ये हो गया। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की है एक वैज्ञानिक जिसका नाम है फंक। फंक नाम के एक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की है, ओके। चलिए, अब आ जाता है घेंघा, गोइटर। लेकिन इसको क्लास को हम आगे बढ़ाने से पहले अब आपको ऐप के बारे में बताएंगे, ज्ञान सागर ऐप के बारे में। ये है ज्ञान सागर ऐप। इस चैनल के नाम पे ही रखा गया है इसका नाम, और इसका लिंक आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप को। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, ये ऐप आपका इस तरह से आएगा। जोहार, पढ़ो अपने हक के लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और ऐप आपका यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो चीज़ डालने का आएगा, फ़ोन नंबर और फुल नेम। फुल नेम और फ़ोन नंबर डालिएगा, फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे OTP आएगा, OTP को डालिएगा तो ऐप आपका ओपन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। OTP डालिएगा, यहाँ पे आपका ऐप खुल जाएगा। ऑल कोर्स में क्लिक करना है आपको, ओके। ऑल कोर्स में क्लिक करेंगे, यहाँ से आप SKMU दुमका का कोर्स ले लेंगे। 60 रुपया का दाम है, 60 रुपया। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आएगा, UPI के लिए और एक QR का। QR उनके लिए जो लोग खुद नहीं चलाते हैं फ़ोन पे, दूसरों को पेमेंट करने बोलिएगा QR से। बाकी UPI का जो लोग खुद चलाते हैं। 60 रुपया पेमेंट करना है। ये 60 रुपया आपको लिया जा रहा है 4 साल का ट्यूशन फीस है, पूरा का पूरा 4 साल। सभी पेपर के नोट्स मिलेंगे,
ठीक है। ये देखिए दिस कोर्स इज़ वैलिड फॉर 4 ईयर, 4 साल का है। देखिए दोस्तों, मैं बिजनेस करने के लिए इसको नहीं खोला हूँ, इतना कि आपका पढ़ाई लिखाई अच्छा से हो जाए और मेरा खर्चा निकल जाए बस। ठीक है। मैं देखा है एक एक सेमेस्टर का फीस आदमी 1500, 500, 600 करके ले रहा है एक सेमेस्टर का केवल, और मैं सभी पेपर दे रहा हूँ कंप्लीट ग्रेजुएशन सिर्फ 60 रुपया में। 60 टका कोई वैल्यू है जी? है एक बार खाने बैठिएगा तो उससे ज़्यादा खा लीजिएगा। चलिए, मैं इतना सस्ता में इसलिए दे रहा हूँ ताकि झारखंड का हर एक बच्चा एक्सेस कर सके। अब देखिए, पेमेंट करने के बाद स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कीजिए, सब सेमेस्टर खुल जाएगा। 5 पढ़ना है 5 पढ़िए, सेमेस्टर 1 का पढ़ना है, 6 का पढ़ना है, जो पढ़ना है, सेमेस्टर 2 का पढ़ना है, इस पर क्लिक कीजिए सेमेस्टर 2 पे। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पुराना या न्यू, तो न्यू सिलेबस पे क्लिक कीजिए 25-29 ऑनवर्ड। अब यहाँ पे सब पेपर आ जाएगा, आपको जो पेपर पढ़ना है। मान लीजिए आपको सोशल अवेयरनेस का पेपर पढ़ना है, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक, फिर सिलेबस पे जानिए, तो सिलेबस देखना है, चाहे यूनिट 1 यूनिट 2 का ऑब्जेक्टिव देखना है या सब्जेक्टिव देखना है, जो देखना है व्यू पे क्लिक कीजिए, खुल जाएगा। पीडीएफ खुलने के बाद ये देखिए ये तीर का निशान आएगा, इस तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। ये प्रोसेस है, समझ ले रहे मेरे भाई। तो देखिए दोस्त, 60 टका में तो इनके सब कुछ दे दिया, खरीद ला। ठीक, एक बार अभी खरीद ले सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 पढ़ भी आप, 4 पढ़ भी आप, 5 पढ़ भी आप, 6, 7, 8 सब पढ़ते हुए सब फ्री का एक बार खरीद लेने से, समझे ना। चलिए, तो खरीद लीजिए और नोट्स को अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। ठीक, और 5 स्टार रेटिंग भी दे दीजिएगा अगर ये पसंद आए तो। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है घेंघा क्या है। घेंघा रोग आपने सुना है, इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर, और आम भाषा में बोले तो थायराइड। ठीक, सुना होगा थायराइड, जिनके घर में हुआ है, मेरी मम्मी का हुआ है, ठीक है, मेरी बुआ का हुआ है। थायराइड में क्या होता है, खाली पेट में आदमी को एक दवा खाना होता है सोडियम थायरोक्सिन का 50 mg, 25 mg, 75 mg, 100 mg। ठीक है, तो थायराइड क्या होता है, आयोडीन की कमी है। ठीक है, घेंघा यानी कि थायराइड ग्रंथि के असामान्य रूप से बढ़ने की स्थिति है। गले में यह होता है एक ग्रंथि, ठीक है, और वो बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग घेंघा बोलते हैं। आयोडीन की कमी इसका प्रमुख पोषण संबंधी कारण हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगला जाता है पोलियोथोलिक काल क्या था। तो पेलियोलिथिक काल क्या था, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। पेलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल ओल्ड स्टोन एज मानव इतिहास का प्रारंभिक चरण, जिसे मानव मुख्यतः शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। अरे भाई, ये सब पढ़ना है। सिंधु घाटी की सभ्यता, असंतुलित आहार, 1 मिनट देख लेते हैं। मैं हाँ, पढ़ना है यूनिट 2 में। देखिए यहाँ पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, ये सब भी पढ़ना है। तो हमको लगा यार इतिहास का टॉपिक अचानक से सडनली कहाँ से आ गया, तो ये सब भी हम लोगों को पढ़ना है। कहाँ पे थे ये, पेलियोलिथिक काल का संबंध किससे है, तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है भैया, तो जब मनुष्य पत्थरों के मैक्सिमम चीज़ों का यूज करता था, यानी कि पाषाण काल, पाषाण मतलब होता है पत्थर। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और न्यू पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। तो मनुष्य जब पत्थरों की गुफाओं में रहता था, पत्थरों से आग जलाता था, ठीक, और पत्थरों के औजार बनाता था, मतलब मनुष्य के अधिकतम काम पत्थरों से होते थे। तो जिस समय मनुष्य के अधिकतम काम पत्थरों से होता था, उस एज को, उस समय को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल कहा गया, यानी कि पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, और उस समय मनुष्य शिकार करता था पत्थर के औजार से। नेक्स्ट अगला जाता है मेजोलिथिक या मध्य पाषाण काल, बोलिए इसको। मेजोलिथिक को मध्य पाषाण काल या मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का समय है। सबसे पुराना है पूरा पाषाण काल, उसके बीच बीच में आता है मध्य पाषाण काल, और सबसे बाद में आया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में बहुत सारा चीज़ खोज हुआ, जिसमें कृषि का खोज हुआ, पशुपालन का खोज हुआ, आग का पहले ही खोज हो चुका था, पहिए का खोज हुआ। ठीक है, और लोग धीरे धीरे खेती करने लगा था। कितना शिकार करके खाएगा यार, खेती करो। ठीक है, नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख खाद्य अनाज कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग ये अनाज उगाते थे, जौ और गेहूँ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा की सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ी नदी थी वो थी सिंधु।
सिंधु नदी और रावी नदी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार मतलब ऐसा भोजन खाओ जिसमें सभी तत्व थोड़े थोड़े मौजूद हों और पूरा भरपेट खाना भी नहीं है और ना पूरा एकदम कम खाना। ठीक है, ऐसा आहार जिसमें व्यक्ति की आयु, लिंग, शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, अन्य आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। इसका अर्थ यह नहीं कि डेली डेली मीट खाएंगे या डेली डेली मड़ भात खाएंगे। ठीक है, डेली डेली मड़ भातों खाने से कुछ नहीं होगा और डेली डेली मीठो खाने से कुछ नहीं होगा। सब खाइएगा थोड़ा थोड़ा, तब जाके सब कुछ होगा, समझे? यानी कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक, कभी मड़ भात खा लिए, कभी दाल भात खा लिए, कभी मन किया तो साग भात खा लिए। ठीक है, कभी मन किया तो सब्जी भात खा लिए, कभी मन किया तो भात नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे। ठीक है, और एक टाइम भात खाना चाहिए, एक टाइम रोटी खाना चाहिए, और एक टाइम भात खाओ, एक टाइम रोटी खाओ, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा कुछ खा लो। ऐसा होना चाहिए भोजन, लेकिन हमारे पास खाने को यहाँ पे कुछ भी मिल जाए यार झारखंड में। नेक्स्ट आता है आरडीए का पूरा नाम क्या है? आरडीए का फुल फॉर्म बोलते हैं रिकमेंडेड डाइट अलाउ, यानी कि यह स्वस्थ व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को अनुशंसित दैनिक पोषण मात्रा को दर्शाता है। नेक्स्ट एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसमें क्या होता है? यह हमें ऊर्जा देता है। ये एक एटीपी अणु होता है जो हमें ऊर्जा देता है। नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ग्लूकोज का विघटन होकर पायरूवेट बनता है और ऊर्जा एटीपी उत्पन्न होता है। देखिए काफ़ी लंबा क्लास हो गया यार, 40 मिनट हो गया। फटाक से अब कंप्लीट करते हैं और 10 क्वेश्चन है। क्रेब चक्र कहाँ होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रेब चक्र मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। बीएमआर का पूरा नाम क्या है? बीएमआर का फुल फॉर्म है बसल मेटाबॉलिक रेट। क्या है? बसल मेटाबॉलिक रेट। यह शरीर में विश्राम अवस्थाओं में आवश्यक मूल ऊर्जा व्यय की दर को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे खनिज या पदार्थ हैं जो शरीर के द्रव में आयन के रूप में मौजूद रहते हैं और जल संतुलन, तंत्रिका तथा मांसपेशियों में कार्य के महत्व को भूमिका दर्शाते हैं। थक गए जी बोल बोल के। शरीर का प्रमुख बाह्य कोशिकीय ध्यान कौन सा है? इंग्लिश में पढ़िए जब नहीं समझ में आएगा। व्हाट इज द मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर केशन इन बॉडी? तो सोडियम जो है, सोडियम जिसको Na बोलते हैं, ठीक, सोडियम संकेत नाम है Na, शरीर के बाह्य कोशिकीय द्रव का प्रमुख धनायन है। ठीक है, नेक्स्ट गर्भावस्था में पोषण का महत्व क्या है? तो आपको मालूम है गर्ल्स का कितने महीने का रहता है? 9 महीने का। ठीक, 9 मंथ का होता है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। और गर्भावस्था में उचित पोषण माँ के स्वास्थ्य, भ्रूण मतलब जो बच्चा होता है, भ्रूण की वृद्धि यानी कि बच्चे की वृद्धि और विकास तथा स्वास्थ्य गर्भावस्था के लिए आवश्यक है। ठीक है, और उस समय माँ के शरीर में हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में 10 ग्राम से कम नहीं जाने देना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे में जो है कमज़ोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्तनपान जिसको इंग्लिश में ब्रेस्ट फीडिंग या फिर लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्तनपान क्या है? तो प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा माँ के दूध का निर्माण और स्राव। सिंपल सा बात है कि जब छोटी माँ अपने जो छोटे बच्चे होते हैं, जब माँ दूध पिलाती है तो उसको स्तनपान कहा जाता है। 2 साल तक के बच्चों को आप दूध पिला सकते हैं। ठीक, ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट अगला जाता है बोटुलिज्म किस प्रकार का रोग है? तो बोटुलिज्म क्या होता है? बोटुलिज्म एक गंभीर बैक्टीरियल बीमारी होता है, बैक्टीरिया के कारण, जो क्या है? तो क्लोरोडियम द्वारा निर्मित विष से संबंधित है। ये भी मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा हूँ यार। साल्मोनेला क्या है? तो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है और इससे जो है
क्या होता है, तो फूड ब्रोन इंजेक्शन जो दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। और अगर साल्मोनेला टाइफी कौन सा रोग होता है, साल्मोनोलोसिस किससे संबंधित है, अरे यार ये जो एक बैक्टीरिया का नाम है, और ये बैक्टीरिया टाइफाइड जब होता है किसी को, तो ये बैक्टीरिया क्या होता है, टाइफाइड में ये बैक्टीरिया हो जाता है, ठीक है। फिर टाइफाइड का इंजेक्शन चलता है। और टाइफाइड बहुत कॉमन चीज़ हो गया है ना, इस गंदा पानी से सबसे ज़्यादा टाइफाइड फैलता है, मुझे भी हो गया यार ठीक हो गया, ठीक है। अब गंदा पानी पीने से परहेज करना होता है, ठीक। तो टाइफाइड होने से क्या होता है, आपको गंदा पानी से दूर रहना, नहीं तो गंदा पानी पीजिएगा तो टाइफाइड होने का संभावना बढ़ जाता है। हैजा किस जीवाणु से होता है, तो हैजा भी आपका क्या होता है, तो हैजा मुख्यतः एक जीवाणु है जिसका नाम है विब्रियो कोलेरी, ठीक है, नामक जीवाणु के कारण होता है। और सामान्यतः दूषित भोजन, गंदा खाना या गंदा पानी से हैजा फैलता है, ठीक। नेक्स्ट आता है सिस्टर कोसिस, क्या है सिस्टर कोसिस क्या है, अच्छा ये जितना भी हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब कब होता है मालूम है, बरसात के सीज़न में। क्यों, क्योंकि बरसात के सीज़न में चारों ओर पानी ही होता है, गंदा पानी। सिस्टर कोसिस क्या है, अंतिम 2 क्वेश्चन है। सिस्टर कोसिस के लार्वा के कारण होने वाले परजीवी संक्रमण है, ठीक। नेक्स्ट है एस्केरिया, क्या है, तो एस्केरिया नामक परजीवी कृमि से होने वाला आंतों का संक्रमण है। और अंतिम क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, ये आपको आंसर करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, इससे 2 चीज़ें पता होंगी कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, दूसरी बात कि आपको एक छोटे से प्रश्न का आंसर मालूम है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए, ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जोहार, बाय बाय।